शहर कभी किसी का नहीं होता। ये बात रहमत बहुत अच्छे से जानती थी। दिन के उजाले में ये शहर भागता था, काम, शोर, चेहरे, आवाज़ें, और रात में ये शहर देखता था, तोलता था और फैसला करता था। रहमत इसी शहर में रहती थी, अकेली, एक छोटे से कमरे में, तीसरी मंजिल पर, जिसकी खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। हर रात वो खिड़की से झांकती, नीचे वही लोग, वही निगाहें। किसी को नहीं पता था कि रहमत क्या काम करती है, और शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन करती थी। वह रोज शाम ढलते ही निकलती और अक्सर रात को बहुत देर से लौटती। उसके कपड़े साधारण होते, चेहरा ढका नहीं होता, लेकिन आंखें हमेशा झुकी रहती। पड़ोस की औरतें फुसफुसाती, इतनी रात को अकेली, काम क्या होगा इसका। सभ्य घर की लड़कियां यूं नहीं घूमती। रहमत सब सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। उसने सीख लिया था इस शहर में जवाब देने से बातें कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती हैं। उसका डर सिर्फ लोगों से नहीं था, बल्कि उनकी सोच से था। वो सोच जो किसी लड़की को अकेला देखकर उसके चरित्र पर फैसला सुना देती थी। उस रात भी रहमत काम से लौट रही थी। सड़क सुनसान थी, पीली लाइटों में उसकी परछाई लंबी हो गई थी। तभी एक बड़ी काली गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी उतरा। सफेद कपड़े, सलीके से कटे बाल, आवाज में ठहराव। उसने छेड़छाड़ नहीं की, कोई सीटी नहीं बजाई, कोई घूरा नहीं, मुस्कुराया नहीं। उसे देख के बस इतना कहा, इतनी रात को आप अकेली कहाँ जा रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? रहमत ठिठक गई। इस शहर में सवाल अक्सर तीर होते हैं, लेकिन ये सवाल कुछ अलग था। आदमी ने फिर कहा, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी दूर तक आपके साथ चल सकता हूँ। रहमत ने उसे घूरा, कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी अगर आज किसी के साथ दिख गई तो कल उसकी कहानी बदल जाएगी। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। उस वक्त उस आदमी ने जोर नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। लेकिन उस रात पहली बार रहमत को लगा कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है। इससे पहले तो लोग सिर्फ बातें ही बनाते थे। पहली बार कोई था जो उसे इतने प्यार से और इतने सभ्य तरीके से पूछा। रहमत को उसका अंदाज पसंद आया, उसके कपड़े, उसका सलीका बहुत पसंद आया। वो सोचती रही कि आखिर ये कौन है? पहले तो मैंने कभी इस शहर में इसको नहीं देखा। वो सोचते सोचते अपने घर पहुंच गई। सीढ़ियों पे जैसे ही चढ़ी, लोग बातें बनाने लगे जैसा हमेशा बनाते थे। पता नहीं क्या काम करती है, इतनी रात को आती है। ऊपर से ये मकान मालिक इसको खाली भी नहीं कराता। न जाने कैसी है ये, न माँ का पता न बाप का पता, और उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है और ना ही कम है। कोई पता तो लगाओ कि आखिर ये काम क्या करती है, पता चले हमारा मोहल्ला ये ख़राब करने लगी तो। रहमत तो रोज़ ऐसी बातें सुनती थी, रोज़ ऐसी तानों की वो आदी हो चुकी थी। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कानों में जैसे उसने रुइयाँ ठूस रखी हो। उसे पता था कि रोज़ ये अलार्म की तरह बातें बजती ही रहेंगी, लेकिन उस रात जब वो लौटी तो उसके ख्याल में बस वही आदमी था। उसकी बातें घूम रही थी, उसकी आंखें, उसकी निगाहें। इतना सभ्य आदमी इस शहर में तो नहीं हो सकता। इतने सालों से रहमत अकेले रह रही थी, कभी भी ऐसा सभ्य आदमी उसको मिला नहीं था। अब तक तो बस ऐसे ही लोग मिले थे जो अकेली लड़की को सिर्फ और सिर्फ मौका समझते थे। रहमत अपने कमरे में गई और सोचती रही। सुबह उठी तो बातें फैल गई। कल रात किसी गाड़ी वाले के साथ देखी गई थी। मैंने कहा था ना, मामला गड़बड़ है। रहमत ने सुना और हंस दी, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। वो जानती थी सच चाहे जो हो, लोग वही मानते हैं जो उन्हें मज़ा दे। शाम हुई, वो फिर निकली। दिल भारी था। उसे नहीं पता था कि शहर उसकी परीक्षा लेने वाला है। उस रात बारिश हो रही थी, सड़कें चमक रही थी। रहमत देर से निकली, थकी हुई थी, मन में अजीब बेचैनी थी। तभी वही काली गाड़ी फिर रुकी।
वही आदमी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। आज देर हो गई है, उसने कहा। रास्ता सुरक्षित नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। रहमत ने उसे घूरा, गुस्से से नहीं, एक डरावनी मुस्कान के साथ, और उसी पल उसकी दुनिया हिल गई। उसने उस आदमी की आंखों में चाह नहीं देखी, बस एक डर था। रहमत ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? आदमी चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ कि आप क्या काम करती हैं। रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सबसे बड़ा डर जुबान पर आ चुका था। रहमत वहां से भागी नहीं, बस अपने कदमों को तेज रफ्तार दे दिया। वो पीछे से उसे पुकारता रहा, लेकिन वो सुनी नहीं और वो अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाते ही उसे लोगों ने खिड़कियों से, अपने दरवाजों की फांकों से देखा और फिर बातें की। आज रहमत थोड़ी डरी हुई थी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी, कहीं वो आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ गया। और बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो कैसे जानता है कि मैं क्या करती हूँ। उसकी ये घबराहट और ये परेशानी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन और वो क्यों मेरा पीछा करता है। मैं कौन हूँ उसे कैसे पता, मैं क्या काम करती हूँ वो कैसे जानता है। सारी रात इसी उधेड़ बुन में चली गई। रहमत दिन में सो जाती थी, शाम को फिर निकलती थी। दिन भर लोगों ने खूब बातें बनाई। रहमत ने सुना, लेकिन सुना नहीं, जैसा कि वो हमेशा करती थी। शाम हुई, रहमत डर रही थी कि कहीं वो आदमी फिर न मिल जाए, पर वो तैयार हो रही थी जाने के लिए और उसके दिल में डर था। पर वो आदमी अब रोज मिलने लगा था। नाम बताया था उसने, फैजान। रहमत किसी भी फैजान को नहीं जानती थी, ना ही उसके दूर रिश्तेदारों में भी किसी का नाम फैजान था। रहमत के लिए वो आदमी रहस्यमय था। रहमत जानना चाहती थी कि आखिर इस आदमी को मेरे बारे में कैसे पता, क्योंकि रहमत जिस शहर में पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी, वो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसे वो शहर, वो मोहल्ला, उससे नफरत थी। अपने माँ बाप, हर किसी से, हर वो इंसान जो उससे जुड़ा हुआ था, उन सब से नफरत करती थी रहमत। लेकिन क्यों? अब रहमत को ये डर था कि आखिर ये आदमी कौन है जो मुझे जानता है या मेरे काम को जानता है। रहमत की ये उधेड़ बुन, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कहाँ से टपक गया मेरी जिंदगी में। वो सोचती रही कि मैं इतनी खामोशी से अपना काम कर रही हूँ, आखिर ये कौन है फैजान। फिर उसने उसके बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। उसने फेसबुक पे डाला, गूगल पे डाला, फैजान नाम के हजारों लाखों प्रोफाइल निकल के आए। कोई भी चेहरा उससे मिलता जुलता नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद रहमत को एक प्रोफाइल मिला, तो वो शायद उसी का था, फैजान सिद्दीकी। लेकिन फेसबुक पे उसने कुछ पोस्ट नहीं किया था, सिर्फ एक तस्वीर उसकी खुद की। रहमत पहचान तो गई थी कि ये वही है, और क्यों इसका पीछा कर रहा है ये नहीं जान पाई थी। रहमत वापस लौट रही थी, तभी फिर से वो गाड़ी आई। इस बार फैजान ने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की और उसमें से उतरकर बाहर आया। रहमत के पास गया और कहने लगा, आप जैसी अकेली लड़की को कोई सहारा तो चाहिए। आप रोज रात को आती हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई हो जो आपको आपके घर तक तो छोड़े कम से कम। वो बहुत ध्यान से बात कर रहा था, हमेशा भी ऐसे करता था। रहमत उससे डर तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना चाहती थी। रहमत सुनती रही, चुप, जैसे हर बात को अंदर कहीं दर्ज कर रही हो। धीरे धीरे फैजान ने अपने इरादे बदलने शुरू किए। अब वो उससे ये नहीं कहता था कि आप अकेली हैं। अब वो रहमत से कहने लगा था कि आप जैसी निडर और होशियार लड़की मैंने आज तक नहीं देखा, जो रातों के अंधेरों में, और वो भी इस शहर में, अकेले घूमती हो या अकेले अपने काम से वापस आती हो। मुझे ऐसी लड़कियां बेहद पसंद है। रहमत को फैजान की ये बात समझ नहीं आई कि पहले वो उसे अबला समझता था और अब बहादुर कह रहा है। रहमत सोचने लगी कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। इसका कोई प्रोफाइल भी नहीं मिल रहा ऑनलाइन कि मैं इसके बारे में पता लगाऊं। अब फैजान उसको दिन ब दिन एक एक बातें बोलता कि मैं जानता हूँ आप क्या कर रही हैं और आप कहाँ से हैं। जैसे ही फैजान ने कहा कि मुझे पता है कि आप कहाँ से हैं, रहमत की नींदें और हराम हो गई कि आखिर ये है कौन जो मुझे इतनी बारीकी से जानता है। उस दिन रात रहमत फिर नहीं सो पाई।
अपनी बीती जिंदगी सोचने लगी। वो मोहल्ला, वो घर, वो माँ, वो बाप, वो भाई और वो बहन, जहाँ किसी ने रहमत को नहीं अपनाया। आखिर क्या कसूर था रहमत का? वो तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसे शादी के लिए परेशान करके उसकी शादी करवा दी और वो रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला। वो रहमत पर जुल्म करता। रहमत पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। रहमत ने अपने शौहर के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने घर लौट आई। घर वालों ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से तलाक लेके आई हो, तो सुनो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से अपना ठिकाना कहीं और देख लो। रहमत का दिल टूट गया। कैसे माँ बाप? रहमत खामोशी से अपना शहर छोड़ आई थी। इस शहर में वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। फिर अचानक ये फैज़ान, आखिर कौन है ये? रहमत का दिमाग एकदम ख़राब हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये फैज़ान आखिर उसके पीछे क्यों पड़ा है, फैज़ान के इरादे में क्या है। रहमत कुछ समझ पा रही थी और कुछ नहीं। कभी वो एकदम सभ्य हो जाता, कभी वो रहमत को लेके बहुत चिंतित हो जाता, कभी बहुत रोमांटिक हो जाता, जो कि ये सारी बातें रहमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कई महीने गुजर गए। फैज़ान रहमत के पीछे पड़ा रहा। हर रात उतनी ही बातें। रहमत अब शायद उसे धीरे धीरे समझने लगी थी। एक रात रहमत वापस आ रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और सड़कों पर काफी पानी भरा हुआ था। तभी फैज़ान की गाड़ी आकर रुकी और उसने रहमत के पास ही गाड़ी का दरवाजा खोला और उसको अंदर बैठने के लिए कहा कि आगे और भी ज्यादा पानी है, तुम इसमें बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, मुझे मालूम है तुम कहाँ रहती हो। रहमत बहुत झिझक के लेकिन मजबूरी में वो गाड़ी में बैठ गई। फैज़ान गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। रहमत से वो बातें कर रहा था। फैज़ान ने अपने इरादे बदलने शुरू किए। रहमत को बात समझ में आ गई। अब सवाल तहजीब वाले नहीं थे, अब आवाज़ में अपनापन था। धीरे धीरे गाड़ी रहमत की बिल्डिंग के नीचे चली गई। वहाँ गाड़ी खड़ी करी फैज़ान ने, रहमत निकली और चुपचाप ऊपर चली गई। रहमत सोचने लगी, क्या ये दोस्त है या कोई ऐसा दुश्मन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो इसी कश्मकश में थी। वो ज़्यादा खुलती नहीं थी उसके सामने, ना ही किसी के सामने। आज तक रहमत का असली चेहरा कोई नहीं जान पाया था, शायद खुद रहमत भी, क्योंकि वो क्या काम करती थी आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। एक रात फैज़ान ने कहा, आज मेरे साथ चलो, बस थोड़ी देर बैठेंगे, काफ़ी थक गई होगी तुम। रहमत ने फैज़ान की आंखों में देखा, कुछ सोचा, फिर उसने कहा ठीक है। रहमत ने पहली बार हामी भरी। शहर यही चाहता था कि वो किसी के साथ जाए। गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। रास्ता सुनसान होता गया, लाइटें पीछे छूटती गई। रहमत खिड़की से बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर न डर था न हड़बड़ी, बस इंतजार था। गाड़ी एक पुराने गोदाम के पास रुकी। फैज़ान की आवाज बदल गई। अब वो सवाल नहीं कर रहा था, हुक्म दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। रहमत पीछे हटी। फैज़ान हंसा, इतनी शरीफ बनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम कौन हो। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रहमत ने धीरे से कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फैज़ान हंसा और इस बार उसकी हंसी में डर भी था। फैज़ान ने फिर आईब्रो ऊंची की और कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियाँ क्या काम करती हैं। रहमत हल्का सा मुस्कुराई और पूछी, तो बताओ मैं क्या काम करती हूँ। फैज़ान ने कहा, पूरा शहर जानता है तुम क्या काम करती हो। शरीफ लड़कियां रातों को बाहर काम नहीं किया करती, और जो काम करती हैं वो शरीफ नहीं होती। तो अपने चेहरे से ये शराफत का मुखौटा उतारो और जो मैं चाहता हूँ वो तुम मेरे लिए करो। तभी रहमत हंसी, हा, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे जानते हो, तो बताओ कि मेरा असली काम क्या है। फैज़ान अब बदतमीजी पे उतर आया। उसने कहा, चल अब तू अपना बैग रख और अपने कपड़े उतार। तभी रहमत ने कहा, मैं जानती हूँ तुम जैसे तुच्छ लोगों से मुझे कैसे निपटना है। रहमत ने अपना बैग जमीन पर रखा और उसे खोलने के लिए बैठी। तभी फैज़ान ने कहा कि तुझे सुनाई नहीं देता मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। उसके पास जैसी फैज़ान लपका, रहमत ने उसके गर्दन में
इंजेक्शन दे दिया। फैजान सुध बुध गंवाए साइड में लेट गया और कहने लगा, कौन हो तुम और तुमने मुझे ये किस चीज का इंजेक्शन दिया है? रहमत बोली, सब्र करो सब्र करो, सब पता चलेगा। तुम्हारे ही साथ तो हो रहा है तो तुम्हें ही पता चलेगा और किसी को नहीं। फैजान अपने हाथ और पैर हिला नहीं पा रहा था, बस उसकी जुबान चल रही थी और उसकी आंखें खुली थी। तब रहमत आराम से बैठी और उसने अपने बैग से सारा सामान निकाला और फिर फैजान की तरफ देख के कहने लगी, क्या तुम नहीं जानते मेरे बारे में? अगर तुम इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े थे तो तुम्हें पता लगाना चाहिए था कि मैं क्या काम करती हूँ। फैजान बस बोल पा रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसी लड़की हो और तुमने ये किस चीज़ का इंजेक्शन दिया है, तुम मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। तभी रहमत ने कहा, अरे किस डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर तो मैं ही हूँ, इलाज तो मैं ही करूँगी जिसके पीछे तुम इतने दिनों से पड़े थे। क्या तुम नहीं जानते कि वो कौन है? फैजान पहले ही हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, अब उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी कि आखिर इस बार उसने किससे पंगा ले लिया। फैजान ने कहा, तुम एक औरत हो, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि तुम मुझे ये घटिया सा इंजेक्शन दे दो, न जाने इसमें क्या है। तभी रहमत ने कहा, हाँ तो हाथ पैर हिला के दिखाओ। रहमत फिर मुस्कुराई और बोली, जब तुम हाथ पैर नहीं हिला सकते तो क्यों ना मैं तुम्हारे इन हाथ और पैरों को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूं। अब फैजान की आंखों में डर उतर आया था और उसकी आवाज में कपकपाहट कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो, बस मुझे छोड़ दो। रहमत ने कहा, मैं एक पोस्टमार्टम डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में मुर्दा घरों में लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम करती हूँ और यही तो मेरा काम है और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। और आज तो मुझे इतना मजा आने वाला है कि मैं एक जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। और मजे की बात तो ये है कि वो जिंदा आदमी को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आदमी है ही नहीं, और मैं तुम जैसों को इस पूरे शहर से साफ कर दूंगी। तुमने क्या सोचा कि मैं अकेली रहती हूँ तो तुम मेरा फायदा उठा लोगे? फैजान की जुबान अब लड़खड़ा रही थी। उसने पूछा लड़खड़ाते हुए कि इतना तो बता दो कि तुमने मुझे इंजेक्शन किस चीज का दिया है, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। फैजान अब गिड़गिड़ा रहा था और रहमत मुस्कुरा रही थी। फैजान ने पूछा, बार बार पूछा कि मुझे बस इतना बताओ कि तुमने किस चीज का क्या इंजेक्शन दिया है मुझे। रहमत ने आखिरी शब्द बोले, जहर का, और इस इंजेक्शन से इंसान एकदम नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है। पहले उसके हाथ पैर सुन्न होते हैं, फिर शरीर का हर हिस्सा सुन्न होता है। 12 से 24 घंटे के बीच में उसका दिमाग मरता है और फिर दिल। तो इस 24 घंटे के अंदर में अगर कोई तुम्हें बचा लेगा तो तुम शायद अपाहिज होके बच सकते हो, और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी इस खुफिया जगह पे नहीं ढूंढ पाया तो तुम यहीं सड़ोगे और मरोगे। फैजान गिड़गिड़ा रहा था, अब उसकी गिड़गिड़ाहट भी धीरे धीरे बंद हो रही थी और रहमत उसे दूर जाती हुई नजर आ रही थी। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, एक आदमी की लाश सुनसान गोदाम से मिली, कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस इतना ही, उससे ज्यादा किसी ने जानना नहीं चाहा। उसी रात रहमत अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की खुली थी, नीचे वही सड़क। उसने हाथ धोए बहुत इत्मीनान से। उसके लिए ये नया नहीं था, वो जानती थी लाशों की देखभाल कैसे की जाती है, कैसे उन्हें छुआ जाता है, कैसे निशान मिटाए जाते हैं, क्योंकि रहमत अस्पताल में काम करती थी लेकिन उसकी ड्यूटी मुर्दा घरों में रहती थी। और यही वजह थी कि वो अकेली रहती थी, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ कभी किसी के साथ साझा नहीं की जाती। यही वजह थी जो उसका तलाक हुआ और यही वजह थी जो उसके माँ बाप ने उसे छोड़ा। रहमत चाहती थी कि वो मुर्दा लोगों पर रिसर्च करे, लेकिन उसके माँ बाप को ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो आम सी जिंदगी जिए जैसे सब जीते हैं, लेकिन रहमत के सपने अलग थे। रहमत रिसर्च करना चाहती थी, क्या मुर्दा लोगों को जिंदा किया जा सकता है। वो अपना पूरा जीवन इसी रिसर्च पर लगाना चाहती थी। इसी वजह से उसका शौहर उसे तलाक दे चुका था और माँ बाप को ये बात पता चली
तो उन्होंने उसे पागल कहा और घर से जाने को कहा। रहमत के सपने बड़े थे। वो चाहती थी कि वो अपना जीवन इस रिसर्च पे लगाए, इसलिए उसने शहर बदल दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए और इस शहर में गुमनाम होके एक अस्पताल में काम करने लगी। फैजान ने देखा तो उसका फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि हर अकेली लड़की कमज़ोर नहीं होती। अब आपको कभी भी कोई अकेली लड़की मिले तो डर जाना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।